आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। हक इंसाफ के लिए मैं इसमें कहता हूँ। राणा साहब, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। 5 अगस्त 2019 को जब एक हिस्टोरिक फैसला लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट भी लाए और ये भी कहा कि सोनू जी हक इंसाफ के लिए पार्टी ने पिछले कल पूरी वर्किंग कमेटी ने, साथियों ने मुझे फिर लाया है, कहा कि कुछ दिन के लिए तुम ही प्रेसिडेंट बनोगे। मैं आज प्रेसिडेंट बन गया हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का, जम्मू कश्मीर लद्दाख स्टेट पार्टी का यहाँ रिकग्नाइज है पार्टी। तो ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी एक रिकग्नाइज पार्टी है। 3 पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज है, एक जम्मू से पैंथर पार्टी, 2 कश्मीर से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों ने, भाई बहनों ने जो जुर्त के साथ ये फैसला दिया है, मैं भी इस हक इंसाफ की जंग में लड़ूंगा अपने साथियों के साथ, हक इंसाफ के लिए। मुझे बना दिया मेरे साथियों ने, वर्किंग कमेटी ने फिर से 25 साल के बाद अध्यक्ष बना दिया जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी। मेरे ख्याल में मेरे साथी चाहते हैं मैं वही हक इंसाफ की जंग लड़ूं जो पहले बचपन से लड़ता आया हूँ। मेरे साथी ये चाहते हैं कि हक इंसाफ का जो पैगाम है पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिंदुस्तान तक जाए। मेरे साथी चाहते हैं कि जंग लड़ेगी पैंथर पार्टी जम्मू कश्मीर के स्टेटस के, स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए। जंग लड़ेगी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। जंग लड़ेगी जम्मू कश्मीर में ये हमारे नौजवान साथी हैं कमजोर है, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए और नौजवानों की हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए। और जो आज तक जॉब काम लोगों को बेकार लोग हैं उनके लिए जंग लड़ेगी। हर एक क्लास का, तबके का जम्मू कश्मीर लद्दाख से जंग शुरू होगी हक इंसाफ की। इंशाअल्लाह ईश्वर करेगा हम होंगे कामयाब। ठीक है, थैंक यू। इंटरस्टेट बस सेवा शुरू करो। शुरू करो। इंटरस्टेट बस सेवा को लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। इंटरस्टेट बस सेवा चलनी चाहिए और इंटरस्टेट बस सेवा चलने पर जो जम्मू कश्मीर में आने वाली व्यवस्था उसकी पालना होने का प्रयास होगा। माननीय उपराज्यपाल जी इंटरस्टेट बस सेवा शुरू करने का प्रयास करें। कोविड-19 के विषय के अंदर जब सारी चीजें हर स्टेट के अंदर इंटरस्टेट बस सेवा चल रही है, आप हिमाचल जा सकते हैं बसों के ऊपर, आप पंजाब जा सकते हैं, फिर यहाँ क्या है? फिर यहाँ उसकी अनुमति क्यों नहीं है? क्यों एक पिंक फॉर्म भरने की परमिशन है? पिंक फॉर्म भरिए और फिर आप जा सकते हैं। क्या टेस्ट वहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या बाकी प्रोविजन वहाँ है? नहीं है। तो फिर ये फॉर्म भरना और गाड़ियों को रोक देना, ये क्या उचित बनता है? लोग नहीं आ रहे, बसों में नहीं जा रहे। लोग यहाँ गरीब लोग जो है बसों पर आने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन उनको आने की परमिशन नहीं है। इसलिए मैं इस सारे विषय पर मांग करने का प्रयास करना चाहता हूँ कि ये सारी अव्यवस्था फैली हुई है। इसलिए इस सारे विषय पर माननीय उपराज्यपाल जी आपको कदम उठाना होगा और इंटर स्टेट बस सेवा प्रारंभ करनी होगी ताकि गरीब लोग जो हैं उनका उत्थान होने का प्रयास हो पाए, वो भी आने जाने की व्यवस्था कर पाए। और प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही हैं, फॉर्म भरो, प्राइवेट गाड़ी आ जाती है, उसकी कोई चेकिंग नहीं है। फॉर्म भरना है और प्राइवेट गाड़ी आ जाती है, लेकिन गरीब आदमी बस के ऊपर चढ़ करके उसको आने की अनुमति नहीं है। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी इस प्रथा को समाप्त करो। जब स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, सिनेमा घर खुल गए, मॉल खुल गए,
तो फिर इंटरस्टेट बस सेवा के अंदर आपको क्या आपत्ति है, इसके विषय के अंदर बयान करो। इसलिए मांग करना चाहता हूँ इसको खोला जाए और लोगों का आना जाना अच्छे ढंग से हो, ताकि ये जो अव्यवस्था फैली हुई है इसकी पालना हो सके। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। इधर बहुत धन्यवाद। भी जारी है, अभी इसके सारे फेजेस कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ और 23 के नतीजे आए, सबसे पहला चंद दिनों के बाद स्टेटमेंट तारागामी साहब का आया, जो इसके कन्वीनर थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस ने कोई कमिटमेंट नहीं की है कि वो 370 लाने में कामयाब हो जाए। जो मैं कहता हूं, आप सारे इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ देर के बाद सजाद साहब अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को लेकर अलायंस में से बाहर निकल गए। उन्होंने फारूक साहब को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए हमने ये अलायंस बनाया था, वो मकसद जो है उसमें मुझे सिंसियरिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारे लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। और कुछ दिनों के बाद महबूबा जी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर कश्मीरियों को 370-35 है और इनके हक नहीं मिला तो हम इस मसले को वहाँ लेके कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि ये महबूबा जी का ज़ाती व्यू पॉइंट हो सकता है, ये अलायंस का एजेंडा नहीं। उसके बाद आप जब देखें तो कल फारूक साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, फारूक साहब ने कुछ बातें कही जिस पर गौर करना चाहिए। फारूक साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की वकालत करता आया हूँ यूनाइटेड नेशंस में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है जेनेवा में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है एशियन में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, मैं मुल्क का केस प्लीड करता रहा। इस पार्लियामेंट में जब वो गए थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक़्त उन्होंने कश्मीरी कौम जम्मू के लोगों से एक वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि वो पार्लियामेंट में जाकर 370 और 35A का दिफा करेंगे। और जो इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन के दौरान इन लोगों का स्टैंड रहा, वो उसके बिल्कुल बरक्स था जो कल वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि उन्होंने आज तक जब भी उनको कश्मीरी कौम ने, जम्मू के लोगों ने मैंडेट दे के भेजा है, तो वो वहाँ जाके वकालत करते रहे हैं जनवा, और वहाँ जाकर वकालत करते रहे हैं। जो वकालत उन्होंने वहाँ जाकर की है, जो कुछ उन्होंने कहा है, आज तक हमको मालूम नहीं है कि वो वहाँ क्या कहते आए। एक तरफ आप वहाँ अपनी तारीफ कर रहे थे पार्लियामेंट में, और एक तासुर दे रहे थे कि जैसे पार्लियामेंट में आपको इसलिए भेजा गया हो कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी ज़ात के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं, वहाँ अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसके सिवा यहाँ कोई ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जो आपका केस वहाँ प्लीड कर सके। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि फारूक साहब ने जो वहाँ कहा वो क्या था। उसके रेस्पॉन्स में उनके भांजे ज़फ़र शाह ने कल बयान दिया। उन्होंने ये कहा, ज़फ़र शाह साहब ने, कि जो फारूक साहब ने वहाँ बयान दिया है उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने फारूक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद साहब की जो कैबिनेट थी, बकौले फारूक साहब के, 1982 में फारूक साहब ने कहीं इकबाल पार्क में कहा था कि शेख साहब की जो कैबिनेट थी वो सारे करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। तो भाइयों, इस मसले को हम अवाम की अदालत में पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को के सामने कुछ अहम और बिल्कुल सादा से सवाल है। मैं इसमें कहता हूँ, राणा साहब, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। 5 अगस्त 2019 को जब एक हिस्टोरिक फैसला लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट भी लाया और ये भी कहा कि डेवलपमेंट का एक नया फेज आएगा। क्या लगता है कि अब तक वो डेवलपमेंट? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ। आप रविंद्र रैना जी से पूछिए कि उन्होंने आज डेमोक्रेसी को बाइकआउट क्यों किया। बाइकआउट की पॉलिटिक्स को हमने नकार के हमने हिस्सा लिया, उन्होंने क्यों बाइकआउट किया?
डिलिमिटेशन कमेटी को एमसी जो है बाइकआउट करे जो 18 तारीख को है, सर उस पर कुछ कहेंगे? वो फैसला जो है वो लीडरशिप को लेना, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही मुझे लीडरशिप ने उस पर कोई बातचीत की है, तो मैं इस पे बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू सर। पूर्व एमएलए भी थे, उस पर क्या कहेंगे सर? क्या ये वो जो तस्वीरें बीजेपी ने अपने तमाम डिजिटल हैंडल पे भी शेयर की, वहाँ पर वो बैजेस लगा रहे हैं जो अफसर बन के कल निकले हैं, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल नेता मतलब जिस तरह से उन्होंने लगाया, क्या वो जायज़ था, वो ठीक था? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट को शुड नॉट ओनली बी non-aligned, neutral, impartial. It should also be seen as this. जो कल ये बीजेपी का हुआ, इससे भी नुकसान होता है। मैं फिर जो आपने अमित शाह साहब का बयान कहा उसी पे जाऊंगा। जम्मू कश्मीर को अगर उठाना है तो हमें छोटी छोटी सियासत से ऊपर उठना पड़ेगा और सबको एक कायदे से चलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक निष्पक्ष तरीके से चलकर एक साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन देनी चाहिए, जिसमें कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो। और मैं ये समझता हूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है वो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पुलिस है और पिछले 20-22 साल में जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया वो सराहनीय है। हम सब उसको सल्यूट करते हैं। वो पुलिस जो है उसमें हर तबके के, हर मज़हब के लोग हैं, हर ज़ात के लोग हैं, हर पॉलिटिकल बिलीफ के लोग हैं और हमें उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमें उसे पॉलिटिक्स से दूर रखकर उसको प्रोफेशनल तरीके से चलाकर उसको प्रोफेशनलाइज तरीके से रखना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशनल पुलिस इन जम्मू इन द कंट्री एंड इट शुड बी मेंटेन्ड एज सच। इट्स सैंक्टिटी शुड बी अपहेल्ड एंड इट्स न्यूट्रलिटी शुड नेवर बी पुट टू डाउट। ये ऐसे एक्शन से आप उन पे सवालिया निशान उठाते हैं और इससे क्या होता है, इससे उनकी जो स्टेचर है वो ख़त्म होता है। राणा साहब, आपने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की थी लास्ट टाइम हम आपसे रूबरू हुए थे। आपको लगता है जो एक मंडल प्रधान जी आ गया है, ये पहले साथ हम अगर तुलना करें पार्टी भी चाहिए हमें, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमने के सर्वसम्मति से चुनाव कराना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बाकी एक मिनट, हाँ जी, वो भी 5 साल का हुआ था। जब तक कॉर्पोरेशन रहेगी तब तक वो रहेगा, ऐसा उसमें था। तो दूसरा, ओपन बैलेट से कोई भी चुनाव होगा, ओपन बैलेट से होगा। और उसमें ये एक कमेटी थी जो जनरल फंक्शन कमेटी थी पहले, उसको उन्होंने नाम उसका बदला एग्जीक्यूटिव कमेटी कर दिया। बाकी सब कमेटी के जो मेंबरान हैं वो 9 मेंबर हैं, कॉर्पोरेटर द्वारा चुने जाते हैं। और इस कमेटी को उन्होंने अमेंडमेंट करके इसके 4 मेंबर, अब 4 मेंबर इसके इलेक्टेड होंगे। उन 4 मेंबर का जो है वो चुनाव है। और मेयर उस कमेटी को पहले भी हेड करता था एज ए चेयरमैन, और इस बार भी उस कमेटी को मेयर ही हेड करेगा। और इस बार इसमें एक बदलाव उन्होंने किया है, जो कमिश्नर होगी वो चेयरमैन की सेक्रेटरी होगी और 4 जो मेंबर होंगे, और एक मेंबर जो हाउस में से जो बड़ा ग्रुप होगा, पार्टी या आर ग्रुप, ये उन्होंने अमेंडमेंट की है इसमें, और उसको वो उस कमेटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आज जो काम है, सिर्फ 4 जो मेंबरान हैं जिनका इलेक्शन होना है वो चुने जाने हैं। तो वो 6 लोगों ने अपने अपने नाम फॉर्म भरे थे, उनमें से 2 ने विड्रॉ ले लिया और अब बाकी 4 ही मेंबर बचे हैं। जो 4 मेंबर बचे हैं वो अनपोज्ड डिक्लेयर किए जाते हैं। उनमें से पहली बार ऐसा हो रहा है, जब से कॉर्पोरेशन बनी है पहली बार सर्वसम्मति से ये कमेटी का चुनाव हो रहा है। वैसे और भी हमारे ध्यान में आया कि जहाँ पार्लियामेंट में, असेंबली में जो कमेटीज बनती हैं तो 90% या 99% सर्वसम्मति से ही बनती है। कभी कोई ऐसी बात होती है तो इलेक्शन होते होंगे। तो हम लोगों ने भी यहाँ ऐसा ही मिलजुल कर प्रयास किया है। इसमें हमारे डॉक्टर अक्षय जी हैं जो जर्नलिस्ट से चुने गए हैं।
एक हमारी बहन सुनीता गुप्ता जी, वो भी चुनी गई, दिनेश गुप्ता जी वो भी चुने गए हैं, और एक हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सुच्चा सिंह जी, वो भी चुने गए हैं। मेरी तरफ से सब चुने हुए जो चारों हमारे कैंडिडेट हैं, इनको बहुत बहुत बधाई है, और अपने सब कॉर्पोरेटरों को जिन्होंने मिलकर इसको सर्वसम्मति से कराने का, यूनानिमसली कराने का एक प्रयास किया। उसमें मेरे साथ कॉर्पोरेशन में डिप्टी मेयर हमारे जो साथी हैं सीनियर सारे द्वारका चौधरी जी, अशोक सिंह मनहास जी, हमारे चीफ विप प्रमोद कपाई जी, या हमारी बाकी सारी टीम जिन्होंने भी इसको प्रयास किया है, मैं अपनी तरफ से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एक जो कॉर्पोरेशन है ये एक परिवार है। ओबीसी के लिए जो सेंसस होने जा रहा है 2021 में, उसके लिए जो फॉर्म इशू किया गया है, और उस फॉर्म में सभी जाति जी, आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार और हमारे जो जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं दो मुद्दों पे। पहला मुद्दा जो है वो ओबीसी जो समुदाय के हमारे भाई बंधु हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप जानते हैं कि एक सेंसस का ये फॉर्म जो है, जो 2021 में सेंसस होना है, उसका फॉर्म एक निकाला गया है, उसके लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है। और दुख की बात यह है कि सभी जातियों का इसमें वर्णन किया गया है, पर ओबीसी का अलग से कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई। कोई स्लॉट ओबीसी के लिए नहीं किया गया कि जिससे ओबीसी की जनगणना भी की जाए। और एक बहुत बड़ा समाज जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का है, जो खासकर जम्मू कश्मीर में पूरे देश भर में है, और वो इस बात से चिंतित है, और उनके साथ हम अपना सुर मिलाते हुए ये आग्रह करना चाहते हैं केंद्र सरकार से भी और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी कि ओबीसी को इसमें शमूलियत होनी चाहिए, ताकि पता चले ओबीसी समाज के लोग, जो जनगणना है, सेंसस हो रहा है, उसमें अलग से उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समाज है। और उसके साथ साथ इस समाज के साथ बहुत वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए थे। और आज आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में केवल 4% रिजर्वेशन है, और हमारे ये ओबीसी के चेयरमैन जो हैं जम्मू कश्मीर के चलोत्रा जी, ये इस बात को लेकर चिंतित थे। इन्होंने भी अलग से स्टेटमेंट इस बारे में दिए, पर इनकी दोबारा हम आग्रह करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ किए थे, इनके समुदाय को 370 टूटने के बाद भी इनकी 4% केवल रिजर्वेशन है, जबकि जम्मू में अच्छी खासी आबादी में ओबीसी समाज जो है वो रहता है, और 25 से 30% आबादी जो है इनकी जम्मू कश्मीर में है। तो हमारी आपके माध्यम से ये आग्रह है कि जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन है ओबीसी की, उस पर केंद्र अपना ध्यान आकर्षित करे, उसको बढ़ाए, और साथ साथ में जो सेंसस फॉर्म निकला है उसमें ओबीसी के लिए एक अलग से जो है प्रावधान होना चाहिए। जो दूसरा मुद्दा आज हम आपसे बात करना चाहते हैं वो रायका फॉरेस्ट को लेके है कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स नया बनाने के लिए वहाँ सरकार रायका में के जंगलों को काट के वहाँ एक बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है। और जम्मू कश्मीर में आज एक मुहिम चली है, जहाँ आपने देखा जिस तरह से महाराष्ट्र में जहाँ एक मुहिम चली मुंबई के अंदर, जहाँ वहाँ जंगलों की सफाई होने लगी मेट्रो को बनाने के लिए, और उसको रोका गया। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जहाँ जंगलों की कमी दिन ब दिन देखने को आ रही है, और शहर के अंदर बीचों बीच जो एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है नेचर के द्वारा, उसको काटने की हम निंदा करते हैं। और हम आग्रह करते हैं आदरणीय एलजी साहब से कि जम्मू में और बहुत सारी जगहें अवेलेबल हैं, जंगलों का नाश करके, वाइल्ड लाइफ का नाश करके और पेड़ों को काट के, मुझे लगता है हमको किसी भी तरह का बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं बनाना चाहिए। सर एक मिनट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टी ऑफिस के अंदर आज बढ़ चढ़ के हमारे नौजवान साथियों में पीडीपी के ऊपर विश्वास जताया है और पीडीपी ज्वाइन की है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि नौजवानों की बात हम बढ़ चढ़ कर उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, और इन सब साथियों का विश्वास है कि हम अगर कोई नौजवानों की बात करता है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है।
और उनके साथी हैं, जिन्होंने आज तक मुफ्ती साहब से लेकर महबूबा जी तक और आज तक भी अगर कोई आवाज़ आवाम की उठा रहा है, अगर नौजवानों की बात कोई करता है तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, चाहे वो किसी भी मुश्किल में हो। जैसे आज हमारे बेरोजगार साथी हर जगह, पिछले 3-4 साल से उनको पूछने वाला कोई नहीं, और उनका एक ही विश्वास है कि मुफ्ती साहब के वक्त जो रहबर तरीम, रहबर रजाद एग्रीकल्चर में जितनी भी नौकरियां निकली थी, आज वो अपने घर को संभाल रहे हैं, उनकी नौकरियां पक्की लगी हुई हैं। और उस वक्त मुफ्ती साहब ने इन नौजवानों को यूथ टच दिया था। आज कोई सोचने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज नौजवान दरबदर है, कामकाज बिल्कुल ठप पड़े हैं और हमारी सरकारों का कोई ध्यान नहीं। करप्शन सर पे चढ़ के बोल रही है, लोगों का सुध लेने वाला भी कोई नहीं। और कामकाज आपको पता ही है, आज जो नौजवान है, दो कहने को तो इनको कहते हैं कि लोन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। आप किसी भी नौजवान साथी से पूछ लीजिए, किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 30 साल है, कोई 35 साल का है, बेरोजगारी सर पे चढ़ के बोल रही है, मगर इन सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये जरूर कहेंगे, इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी निकाल दी जाए कि कम से कम बैंक में इनको जाकर जो चंद फॉर्मेलिटी है उनको पूरी करके इनको अपना रोजगार खोलने की इजाज़त दी जाए। नहीं तो ये नौजवान दरबदर होगा, फिर वो बोलेंगे ये गलत रास्ते पे चला जाता है। निषेध आ जाके आदमी दिन, जो हमारे नौजवान साथी हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होगी तो वो नशे की तरफ चले जाएंगे। तो नशे से बचाने के लिए इन साथियों को कोई ना कोई रोजगार का माध्यम चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा जी हमेशा इन नौजवान साथियों के साथ खड़ी रही और आज भी चाहती हैं कि इन नौजवान साथियों का कोई ना कोई रोजगार लगे। इनका जो आज हमारे साथियां हैं, इतने ही हज़ारे साथी हर जगह हमारे को बुलाते हैं, मगर हम लोग जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। आए हुए आज इन साथियों का हम यहाँ वेलकम करते हैं और इनका एक ही विश्वास है कि अगर कोई बात नौजवानों की, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करने वाला है तो वो खाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और महबूबा जी हैं जो हमारी लीडर हैं। दिन रात हम लोग इनकी सेवा करेंगे, इन लोगों के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। रखिए जी। सबसे पहले भारत माता की जय। आज यहाँ पर प्रमंडल मोड़ के गांव येलो चक में हमने आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आर्मी के, सीआरपी के जवानों को जो 44 शहीद हुए थे उनको आज श्रद्धांजलि दी है। कश्मीर में जो शहीद हुए थे और उनकी याद में हमने 2 मिनट का यहाँ पे मौन रखा और आज हमने भगवान से भी दुआ मांगी है ते उनकी आत्मा के लिए। और सभी इनकी जो आर्मी ने, जो शहीदों ने अपनी जान देकर अपने शहीद हुए हैं, उनकी दुनिया याद करेगी, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और आज के दिन में लोगों से भी अपील करता हूँ, ऐसे काम करने चाहिए जहाँ कोई रक्त शिविर लगाएं, जहाँ कोई मेडिकल कैंप, ऐसे काम करना चाहिए उनकी शहीदों की याद में। और हमारी संस्था द्वारा कई सालों से हमारी मांग है, गवर्नर साहब से मैं आज के दिन शहीदों के दिन के उपलक्ष्य पे दुआ एक छोटी अपील करता हूँ गवर्नर साहब से। हमारे JN के जम्मू में एक आई बैंक नहीं बना। आई बैंक तो है मगर वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। जल्दी से जल्दी जहाँ पर वो सिस्टम लागू किया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें दान करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। हम सब चाहते हैं उनको अपनी आंखें देकर उनकी आंखों में रोशनी लाएं। और जल्दी से जल्दी गवर्नर साहब से मेरी मांग है तो ये मांग पूरी की जाए। और मेडिकल में सिस्टम है मगर वो जिसे ये सिस्टम नहीं जिसे आंखें कोई दान कर सके। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करता हूं और गवर्नमेंट से अपील करता हूं जम्मू में आई बैंक बने। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां जन जन पहुंचाने तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान हाथ में लिया है, जिस अभियान का नाम युवा जोड़ो
संकल्प अभियान है। माननीय मोदी जी के प्रत्येक नीति का लाभ आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए ये अभियान युवा मोर्चा ने अपने हाथों में लिया है। और इस अभियान के अंदर हम प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर के मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र और अंतिम में बूथ तक युवाओं की भागीदारी, युवाओं की ज्वाइनिंग भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में करेंगे। जिस अभियान का शुभारंभ हम 16 फरवरी 2021 को जम्मू त्रिकुटा नगर से करेंगे और इस अभियान में 3 लाख से अधिक युवाओं तक हम संपर्क करेंगे, पहुंचेंगे और लगभग 45 दिन का ये अभियान रहेगा, जिसमें प्रत्येक भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अग्रसर होकर के आम युवा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस मुहिम के साथ जोड़ने के लिए ज्वाइनिंग भी करवाएगा और उसके बाद आम जनमानस तक जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं केंद्रीय सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, वो आम जनमानस तक पहुंचाएगा। इसी के लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई थी और हम समय समय पर प्रेस के साथ हम आंकड़े भी देते रहेंगे और हम समय समय पर वार्ताएं भी करते रहेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता आम युवा के साथ जुड़ करके जिस जम्मू कश्मीर की संकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने की थी, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने की थी, उस नए जम्मू कश्मीर की ओर अग्रसर होते हुए हम और नए युवाओं को इस मुहिम का भागीदार बनाएंगे। धन्यवाद।